इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने अपनी एटॉमिक जर्नी को तय किया और दे दिया इस दुनिया को एक ऐसा डेडली वेपन जिसके कारण आज देशों की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। कैलाशवाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपेनहाइमर की। इस मूवी को बनाने में क्रिस्टोफर नोलन ने एक भी सीजीआई सीन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए सीधा मूवी के पहले सीन पर चलते हैं, जहाँ हम इस कहानी के मुख्य किरदार रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को देखते हैं, जिनसे सरकार द्वारा गठित एक कमेटी उनके परीक्षण से संबंधित कई सवाल कर रही है। ये सवाल जवाब उनसे इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जापान पे हुए एटमी अटैक में उन्हीं का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उस एटमी ताकत का जन्म हुआ था। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं जवान ओपेनहाइमर को, जो कि अपनी कॉलेज की लैब में परीक्षण कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान इन चीजों में बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर समय उसके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी के ख्यालात घूमते रहते हैं। और इसी बीच उसके हाथों से एक लैब इक्विपमेंट टूट जाता है। क्लास के बाद ओपेनहाइमर को नील बोर, जो कि एक प्रख्यात फिजिसिस्ट थे उस जमाने के, उनका लेक्चर अटेंड करने जाना था, लेकिन उसका टीचर उसे क्लास खत्म होने के बाद भी लैब में रहकर सारे इक्विपमेंट सौंपाने को कहता है, जिस वजह से टीचर के जाने के बाद ओपेनहाइमर उस टीचर के सेब में जहर का इंजेक्शन लगाकर पहुंच जाता है नील बोर के लेक्चर को अटेंड करने। वहां पहुंचने पर ओपेनहाइमर उनसे वही सवाल करता है जो कुछ महीने पहले उन्होंने उससे लंदन के लेक्चर में किया था। अगले दिन जब ओपेनहाइमर लैब में पहुंचता है तो वहां पर वो अपने टीचर के साथ नील बोर को भी पाता है, जिनके हाथ में वही सेब है। नील बोर ओपेनहाइमर से काफी इम्प्रेस्ड थे और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे एक कॉलेज का नाम बताते हैं और वो कहते हैं कि वहां जाके लॉरेंस नाम के टीचर के अंडर गाइडेंस ले। इसी बीच नील उस सेब को खाने ही वाले थे कि ओपेनहाइमर उनके हाथ से सेब झटक देता है, सेब को खराब बताते हुए। ये उस जमाने की बात है जब अमेरिकन इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एटॉमिक एनर्जी में, लेकिन ओपेनहाइमर जर्मनी से माइग्रेटेड एक ज्यूइश फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी कुछ बड़ा करना चाहता था अमेरिका के लिए। मूवी को निर्देशक द्वारा लगातार आगे पीछे करके दिखाया गया है, जिसमें ज्यादातर कलर सीन्स पॉजिटिव साइड को दर्शाते हैं एंड ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाए गए हैं। कहानी में ऐसा भी दिखाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे ओपेनहाइमर के साथ। इसके बाद कहानी जरा आगे को बढ़ती है और एक कम्युनिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात होती है एक जीन नाम की लड़की से, और समय के साथ उनमें नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। इसी बीच इस मूवी का एक कंट्रोवर्शियल सीन दिखाया गया है, जिसमें इंटीमेसी के दौरान जीन ओपेनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ाती है, जिसमें श्री कृष्ण ने कथन किया था कि वे अब काल बन चुके हैं और सभी की मृत्यु और विनाश का कारण भी। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो एटॉमिक एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी बीच खबर पहुंचती है कि रशियंस ने एटॉमिक न्यूक्लियस को तोड़ दिया है, यानी वे भी अब एटॉमिक बम बनाने के काफी नजदीक हैं, जबकि ओपेनहाइमर अभी भी सोच रहा था कि ये नामुमकिन है। लेकिन उनका एक स्टूडेंट एल्वेरिस भी इसका फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, जो कि कई दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को भारी मात्रा में बम्बार्ड करने की वजह से प्रोटॉन को तोड़ के अलग ले जाया गया है। इस चीज को इस्तेमाल करके उनके दिमाग में एटॉमिक बम बनाने का ख्याल भी आ जाता है। कुछ साल कहानी में आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर की मुलाकात किट्टी से होती है, जो कि भविष्य में उनकी पत्नी भी बन जाती है। इसी के साथ साथ उन्होंने जीन के साथ अपने रिश्ते को भी कायम रखा। जीन चाहती थी कि ओपेनहाइमर उसी के साथ रहें, लेकिन शादीशुदा होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल लेज़ली को, जो ओपेनहाइमर को बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि रशियन भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लगे हुए हैं, तो अच्छा होगा कि वे लोग यानी अमेरिकन उनसे पहले कुछ बना सके। इसके जवाब में ओपेनहाइमर देश के कुछ प्रख्यात साइंटिस्ट की एक टीम बनाते हैं और सरकार द्वारा शहर से दूर दी हुई जगह में एक आर्टिफिशियल सिटी बनाई जाती है, जहाँ सभी रिसोर्सेस उपलब्ध है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि साइंटिस्ट लंबे समय के लिए वहां अपने परिवार के साथ रह सकें, और इसमें उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसी बीच एक एडवर्ड नाम का आदमी अपनी इक्वेशंस के आधार पर ओपेनहाइमर को आगाह करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर हल्की सी भी गलती हुई तो ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है, जो कि पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। इस बात की पुष्टि के लिए ओपेनहाइमर ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं और वो भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कमेटी उनसे सवाल करती है कि इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया गया, और ऐसे ही कई सवालों के घेरे में ओपेनहाइमर को रखा जाता है। वहीं ओपेनहाइमर भी अपने पक्ष को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हुए बताते हैं कि इस देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, और बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कई खरबों रुपए की लागत आई थी और कुल 2 साल तक लग गए थे। इसी बीच खबर आती है कि जीन ने आत्महत्या कर ली है। इस बात पे ओपेनहाइमर टूट जाते हैं, क्योंकि जीन ने उन्हें कहा भी था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके साथ आके
लिए रह लें। वहीं एटॉमिक बॉम्ब भी तैयार होने ही वाला था और सभी साइंटिस्टों के बीच में एडवर्ड अपना प्रस्ताव रखता है कि क्यों ना हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जो कि ज्यादा ताकतवर बन सकता था। वहाँ उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन ओपेनहाइमर जानते थे कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया तो बाकी देश भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। भविष्य में कभी भी लड़ाई हुई तो दुनिया का अंत निश्चित है। आखिरकार फर्स्ट टेस्टिंग का दिन आ ही जाता है और टेस्टिंग को एक छोटे लेवल पे किया जाता है। उसका परीक्षण उम्मीद से ज्यादा सफल निकला और वहाँ खड़े सभी लोग इस परिणाम से खुश थे। अब बात प्रेसिडेंट तक पहुँच जाती है ताकि अकॉर्ड पास कराया जा सके एंड डिसाइड भी किया जा सके कि ये बॉम्ब किस देश पे गिराया जाए। उस समय पर्ल हार्बर अटैक के चलते प्रेसिडेंट को जापान एक इजी टारगेट लगता है और 16 जगहों के नाम आगे दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक जगह पर बॉम्ब गिराना था। इस बॉम्ब में यूज किया गया एलिमेंट प्लूटोनियम था और उन्हें डर था कि ये पानी में काम करेगा भी कि नहीं, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आने से इस बॉम्ब का चेन रिएक्शन रुक सकता था। सभी चिंतित थे कि जिस प्रोजेक्ट पे इतने सालों की मेहनत लगी हुई है वो सफल भी हो पाएगा कि नहीं। और इत्तेफाकन जिस दिन उनकी फाइनल टेस्टिंग भी थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परंतु इसी बीच एक आधे घंटे का ठहराव आया और इस धमाके को अंजाम दिया गया। ये सीन भी बिना किसी सीजीआई के इतने बड़े पैमाने पर करने की क्षमता सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन में ही थी। इस टेस्टिंग के बाद यूएस गवर्नमेंट तैयार थी इस बॉम्ब को यूज में लाने के लिए और निर्धारित तारीख जो कि 6 और 9 अगस्त थी, यूएस एयरफोर्स 2 एटॉमिक बॉम्ब जिनका नाम फैट मैन और लिटिल बॉय रखा गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा देती है। इस भयावह हमले में बताया जाता है कि 2,20,000 लोग मारे गए थे और न जाने अनगिनत लोग जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए थे। यूएस गवर्नमेंट अपने इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सक्सेस से खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर दुखी थे और अपने आप को इतने लोगों की हत्या का दोषी मानते थे। कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट से मिलने पर ओपेनहाइमर ने उन्हें सलाह दी कि बॉम्ब की प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, क्योंकि भविष्य में बाकी देश भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मानवता के लिए सही नहीं है। इसके जवाब में प्रेसिडेंट कहते हैं कि लोगों की मौत का खून ओपेनहाइमर पर नहीं बल्कि उनके हाथों पर है, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्डर पास किए थे और आगे भी इस टेक्नोलॉजी पर काम होता रहेगा। यहाँ से कहानी वापस आती है प्रेजेंट में और यहाँ सभी साइंटिस्ट जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। और इसी बीच हमें पता लगता है कि लुईस स्ट्रॉस ही वो शख्स है जिन्होंने ये सारी सिचुएशन बनाई कि ओपेनहाइमर प्रेशर में ऐसे वेपन को बना डाले। दरअसल बात ये थी कि ओपेनहाइमर पहले 2 बार उन्हें अपनी बातों से नीचा दिखा चुके थे और इसका बदला लेने के लिए स्ट्रॉस ने ऐसा किया था। और यही हम देखते हैं ओपेनहाइमर की बीवी किटी भी उनका साथ देती है और कमेटी को बताती है कि इन सब चीजों के जिम्मेदार स्ट्रॉस ही हैं। इससे पहले किटी पूरी कहानी में कहीं नहीं दिखाई दी और हमेशा नशे में धुत रहती थी। और अंत में नतीजा ये निकलता है कि ओपेनहाइमर पर लगे सारे इल्जाम खारिज किए जाते हैं और उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दे दिया जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन को बात करते हुए और ओपेनहाइमर उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब की इक्वेशंस के बारे में बताते हैं, जिसपे आइंस्टाइन इशारों में कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब का बनना दुनिया का अंत हो सकता है, तो हो सके तो इसे रोकने की कोशिश की जाए। अंदर ही अंदर ओपेनहाइमर जानते थे कि आज नहीं तो कल हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनेगा और दुनिया की तबाही का कारण बनेगा। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। इस चैनल के बाकी वीडियो को भी जरूर देखें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।